हिंदुस्तान के मशहूर शायर और कवि मुन्नवर राना की सुपुत्री फौजिया राना ने पटना में एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने महामारी में भी पेट्रोल डीजल के दाम पर आग लगाने वाली बढ़ोतरी कर दी, राशन कार्ड के नाम पर जनता के आंखों में धूल झोंक रखा है और कोशिश कर रही है कि हर जगह अपनी मर्जी से सरकार गठित कर लिया जाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं की बात नहीं कर रही है, बेटी बचाओ की जगह बेटी छुपाओ की बात कर रही है। संविधान में यह कहाँ तक जायज है? संविधान खतरे में है, ये तो सब जानते हैं। अब इन परिस्थितियों में खुद जनता को लड़ना है और जनता के साथ स्वयं फौजिया राना खड़ी है। महामारी ने भी साफ कर दिया है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ढीली है और समय के साथ और भी लचर होते जा रही है। महामारी ने एक तरफ समस्त देश के अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों का हाल पिछले 3-4 महीने में दिखा दिया। इससे उबरने के लिए देश को एक मजबूत और काम करने वाली सरकार की जरूरत आ पड़ी है। बिहार में चुनाव करीब हैं और हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी बात रख रही है। हर एक की बात, आरोप प्रत्यारोप का सीज़न चल रहा है। तो मुझे लग रहा है उसमें जो महिलाओं के मुद्दे हैं वो कहीं विलुप्त हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को आगे लाने के लिए और बेहतर तरीके से हमें ये बताना है कि महिलाओं की भी एक अपनी जो प्रेजेंस है उसको जगाने के लिए और हक और उनको इंसाफ दिलाने के लिए, ख़ास तौर पे जो स्थिति है अभी, और एक कहीं ना कहीं ये जो पुरुष प्रधान राजनीति होती है, पुरुष प्रधान चुनाव होते हैं, इसमें महिलाओं की अपनी एक प्रेजेंस जगाने के लिए मेरा ये मुहिम है, जिसके लिए मैं आज आप सबके सामने रूबरू हुई थी। मैम, अभी के समय में आपने ये सम्मेलन रखा, जबकि आपको पता है अभी आगामी चुनाव चल रही है और एक उद्देश्य इस सम्मेलन का कहीं ये तो नहीं कि आप राजनीतिक के दर आप मूव करना चाह रही हैं अभी के समय में जो आपका मुद्दा अभी तो मुद्दे उठ रहे हैं, अभी तो मुद्दे आरोप प्रत्यारोप का सीजन चल रहा है। तो ये अगर मैंने मुद्दा उठाया तो ये सियासत कहाँ है? मैं तो पिछले 6 महीने से कुछ मुद्दे उठा रही हूँ, तो उसका रुख सियासत से क्यों जोड़ा जा रहा है? और मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि जो भी पार्टी महिलाओं को लेकर, महिलाओं के मुद्दों को लेकर उस पर रोशनी डालती है, उस पर प्रकाश डालती है और हमारी आइडियोलॉजी उससे मैच करती है, तो हम सोचेंगे इस बारे में। और मैम, एक सवाल है शिक्षा को लेकर। अभी जो महामारी कोविड-19 चल रही है, इसकी वजह से काफ़ी शिक्षा बहुत बड़ी प्रभाव पड़ रही है बच्चों पर। इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? एग्जैक्टली, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ऑनलाइन क्लासेस कहीं से भी सही हैं। इसलिए शायद क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि हमारे बच्चे हैं, हम लोगों के पास ये सुविधा है। क्या सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं? क्या सब बच्चे क्लासेस कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों के अंदर ये भी भावना जग जाती है कि हम कमतर हैं। तो हम लोगों को स्कूल में देखिए यूनिफॉर्म क्यों रखा जाता है कि हम सब समान हैं। भाई अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो लोग कुछ अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, कुछ ख़राब। तो वहीं पर ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि हर एक परिवार की स्थिति नहीं होती कि वो अफोर्ड कर सके। तो मैं इस ऑनलाइन क्लासेस से सहमत नहीं हूँ। आप क्या चाहेंगे, आपका क्या विचार है कि इस शिक्षा प्रतिनिधि बरकरार रहे और जो समय अभी चल रही है, क्योंकि वो भी एग्ज़ामिनेशन वगैरह शिक्षा के विभाग की होती हैं, वो निर्धारित समय पे रहती हैं, तो अभी क्या आप क्या विचार अपना रखना चाहती हैं? मुझे लगता है कि उससे बेहतर एक ऑप्शन ये है कि अगर हम एरिया वाइज सोशल डिस्टेंसिंग पर रखकर जो टीचर्स हैं वो अपनी मीटिंग कर लें और जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से जैसे जिनके पास एंड्रॉयड है वो क्लासेस कर रहे हैं, अब जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? तो वहाँ पर कुछ ऐसी सुविधाएं उस जगह का जो ब्लॉक हो या उस जगह का जो गांव, जो छोटी जगहें हैं, या तो उन जैसे बच्चों को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए कि एक साथ अगर सोशल डिस्टेंसिंग पे 10 बच्चे भी बैठ के पढ़ाई करते हैं, कुछ ऐसा एलईडी। जब ये डिजिटल रैलीज़ हो सकती हैं तो क्लासेस क्यों नहीं हो सकते हैं? डिजिटल रैलीज़ पर इतना पैसा खर्च होता है और मूल जो बेचारे जो मुस्तहिक होते हैं, जो डिज़र्व करते हैं कि उनकी मदद होनी चाहिए, तो बजाय इधर उधर जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसमें अगर ये मदद हो तो ये एक बेहतर है। और यही सब कुछ मुद्दे हैं
जो मुझे मैम, लगता है शिक्षा रोशनी डालनी विभाग चाहिए। में अभी सबसे बड़ी शिक्षकों की मांग है, जो भी कोचिंग क्लासेस अभी बंद हैं। क्या लगता है अभी के समय में जैसी स्थिति बनी हुई है कोविड हैं जी उनके हर जगह पे सैनिटाइजेशन होता है, सैनिटाइज़र मशीन्स होती हैं, मास्क होता है, ग्लव्स होते हैं। आपके पास क्या है? तो अगर हमारे पास ये सुविधाएं नहीं हैं तो हम मौत को तो बुला के दावत दे रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि हम इस महामारी में, और जो हालात हैं, लॉकडाउन तो नाम का होता है, जी। बाकी सब चीज़ें हो रही हैं। और भारत की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि अगर आप बाहर से कंपेयर करते हैं तो बाहर की सरकार जनता से ज़्यादा जागृत है। हमारी सरकार तो जागृत है कि रूम में बैठकर मीटिंग्स हुई, सैनिटाइज किया गया, लेकिन जनता नहीं। तो मैं इसको कतई सही नहीं मानती। मैम, महिलाओं के विरुद्ध सरकार की आप बात कर रही हैं, कौन सी सरकार? महिलाओं के विरुद्ध आपने लिखा है महिलाओं का हक का इंतजार है, हमारे विरुद्ध ये सरकार, वो सरकार कौन? जो सरकार इस वक्त जो प्रेजेंट में जो सरकार है, बात तो उसी की होगी ना। प्रेजेंट में जो सरकार होगी उसकी बात होगी, आने वाली गई की बात नहीं होती है, प्रेजेंट की बात होती है। आपकी नज़र में वो कौन सा सरकार, वो कौन सी पार्टियां हैं जो कि महिलाओं के हक की बात करती हैं? हमारी नज़र में अगर कोई पार्टी होती तो हम उसका नाम लेते। हमने तो डायरेक्ट ध्यान केंद्रित किया है कि भाई ये मुद्दे हैं, इनके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, इनको हमें भी शामिल कीजिए, और जो इसमें शामिल करता है तो दैट्स वेल एंड गुड। मैम, आपका एक जुबान बयान है कि बेटी बचाओ नहीं, बेटी छुपाएं। तो मैम, क्या बेटी को छुपाकर जो वृद्धि होनी चाहिए बेटियों के अंदर, क्या हो सकता है? मैंने पूरी बात कही कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक है? तो बेटी बचाओ, एक्चुअली ये बेटी बचाओ एक चेतावनी दी गई थी। करंट में सियासतदाही ऐसे हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, तो इसलिए इस पर कोई बहुत एक्शन भी नहीं होता है, क्योंकि अगर ये एक्शन होगा तो बहुत से लोग विधानसभा से भी खाली होके जाएंगे। तो और बेटी छुपाओ, मैंने कहा ना कि उन्होंने ये कहा कि बेटी बचाओ, चेतावनी है। हम कहते हैं भाई बेटी छुपाओ, लेकिन अगर बेटियों की हक की बात है तो बेटी तो मैं भी किसी की हूँ, राइट? तो बेटियों ने तो साबित कर दिया पिछले 6-7 महीनों में, लड़कियाँ, महिलाएं ये तो बहुत तेज़ी से आगे आई हैं और उन्होंने अपने आप को एक बहुत मजबूत स्तंभ की तरह लाकर सामने रख दिया है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अभी बहुत अवेयरनेस नहीं है। जहाँ अवेयरनेस नहीं है, मैं उनके लिए बहुत चिंतित हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस मामले में बहुत सेंटिमेंटल हूँ कि जिन लोगों की आवाज़ें नहीं पहुँचती वो सिसक के एक चार दीवारी में बंद हो जाते हैं। उनकी हक की लड़ाई आखिर कौन लड़ेगा? मैंने तो आपसे बताया कि मैंने कुछ दिनों पहले देखा था कि वो आसमानी दौरा हो रहा था। हमारे सूबे के सरदार आसमानी दौरा कर रहे थे, तो मैंने कहा भी था कि तुम आसमां के उड़ानों से जल्द उतर आओ, हमें ज़मी के मुतालिक बात करनी है। तो जब वो आसमां से ज़मी पर आ जाएंगे तो ज़मीन के मसलों की बातचीत होगी। वो तो जिस वक्त कोविड महामारी आई तो सबसे पहले अगर कोई आइसोलेट हुआ था तो वो सूबे के सरदार हो गए थे। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जग ज़ाहिर हैं, कुछ छुपी नहीं है, जिनके साक्ष्य मौजूद हैं। बस ये है कि कोई ज़ुबान से कह के गुनाहगार हो जाता है, कोई खामोशी से पी के सुरखरू हो जाता है। मैम, सुनने में आया कि आपकी राजनीतिक की रुख आरजेडी के तरफ, ये बातें सुनने में आई है मैम, क्या ये सच है? देखिए, बात अगर आप आरजेडी की कर रहे हैं या किसी की भी, तो किसी से मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात भी तो हो सकती है, और वो कोई भी पार्टी हो। जब हम आंदोलन में थे तो हमारी मुलाकात शेखपुरा में कन्हैया जी से हुई थी, तो आप कह दें कि आप सीपीआई से हैं। मैं मधुबनी में थी तो मनोज झा जी से हमारी मुलाकात हो गई थी, तो हम आरजेडी के हो गए। तो मुझे, और एक जगह मैं प्रोग्राम में थी तो शकील अहमद खान साहब थे, तो मैं कांग्रेस की हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि किसी से मुलाकात को कहीं और जोड़ दिया जाए, और हाँ, सब मुलाकात है वो होती रहती है। पटना से शानू कुमार की रिपोर्ट।